नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है युद्ध के मैदान से। शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की उस खबर के साथ जो युद्ध के मैदान से इस वक्त मिल रही है। क्रीमिया प्रतिशोध की तीसरी सीरीज। दक्षिणी यूक्रेन में रूस का विध्वंसक हमला है ये तीसरी सीरीज। खेरसोन, ओडेसा में ड्रोन की बरसात देखने को मिल रही है। हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। क्रीमिया में यूक्रेन के हमले से भड़का हुआ है रूस। रूसी राष्ट्रपति के मन में मॉस्को नरसंहार के प्रतिशोध की आग धधक रही है। यह आग पूरे यूरोप का परमाणु दहन कर सकती है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट यह है कि क्रेमलिन ने इस हमले का बदला लेने के लिए परमाणु युद्ध की तैयारी कर ली है। रूस ने हमलावरों के बयानों को आधार बनाकर कहा है कि इस साजिश में यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है। रूसी खुफिया एजेंसी प्रमुख ने कहा है कि आपराधिक साजिश में शामिल तीनों देशों पर रूस को हमला करने का अधिकार है। पुतिन ने 3 स्तर पर मॉस्को षड्यंत्र का बदला लेने का प्लान तैयार किया है, जिसका अंजाम परमाणु विस्फोट हो सकता है। देखिए कैसे यूरोप पर परमाणु ज्वाला का खतरा मंडरा रहा है। मार्च को मॉस्को के सीने पर जो बारूद बरसा, रूसी नागरिकों के खून से जो धरती लाल हुई, उसके प्रतिशोध का पुतिन प्लान तैयार हो चुका है। पुतिन के हस्ताक्षर हो चुके हैं और कई स्तर पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, जिसका सबसे भयंकर परिणाम हो सकता है परमाणु युद्ध। मॉस्को हमले के 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद रूस ने दावा किया है कि इस हमले की प्लानिंग में शामिल था यूक्रेन और उसके सहयोगी देश। हमलावरों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें यूक्रेन के जरिए ट्रेनिंग मिली। पूछताछ में पता लगा कि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी मॉस्को हमलों की साजिश में शामिल थे। इस मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन फिलहाल इसी बात के सबूत मिले हैं कि मॉस्को हमला यूक्रेन ने कराया है। पुतिन के करीबी और रूसी इंटेलिजेंस के प्रमुख ने मीडिया को विस्तार से इसकी जानकारी दी। रूस के इस ऐलान के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट ये मानने लगे हैं कि रूस बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में है और इसका परिणाम अंतहीन परमाणु चेन रिएक्शन हो सकता है। ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञ और बकिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंटनी ग्लीस ने दावा किया है कि हमलावरों को रूस अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमलावरों के बयान से पुतिन को यूक्रेन विनाश का आधार मिल गया है। रिपोर्ट है कि रूस ने अभी तक 2 हमलावरों को छिपा कर रखा है। टॉर्चर करके इनसे डर्टी बम हमले की साजिश का बयान दिलाया जा सकता है। ऐसा हुआ तो ये रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर या परमाणु हमलों की प्रस्तावना होगा। चेतावनी जारी हो चुकी है कि रूस मॉस्को हमलों के प्रतिशोध में महासंग्राम शुरू कर सकता है, लेकिन पुतिन का ब्लूप्रिंट इतना ही नहीं है, इसके कई पहलू हैं। रूस यूक्रेन की टॉप लीडरशिप को खत्म कर सकता है। रूस ने कहा है कि कीव लीडरशिप कानूनन उसका टारगेट है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला हो सकता है। नेटो देशों पर परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई है।
मॉस्को हमलावरों के बयान रूसी खुफिया एजेंसी रिकॉर्ड कर रही है और साजिश में यूक्रेन, यूएस, यूके का नाम आने के बाद बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने 3 स्तरों पर हमलों का प्लान तैयार किया है और ये विश्व युद्ध का आधार बन सकते हैं। Комплекс морского базирования «Циркон». «Авангард». Баллистические ракеты «Сармат». पुतिन का पहला प्लान है यूक्रेन की टॉप लीडरशिप का संहार और पहला टारगेट है राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। रूस मानता है कि ज़ेलेंस्की मॉस्को हमले की प्लानिंग में शामिल हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के लिए ज़ेलेंस्की की पश्चिमी देशों के समर्थन वाली नीतियां जिम्मेदार हैं। ज़ेलेंस्की को यूएस की सरकार का समर्थन भी प्राप्त है। दूसरा टारगेट है यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिलो बुदानोव। बुदानोव क्रीमिया स्पेशल ऑपरेशन के इंचार्ज हैं। बुदानोव ही ब्लैक सी फ्लीट पर हमलों का मास्टरमाइंड भी माने जाते हैं। रूस का यह भी मानना है कि बुदानोव भी मॉस्को हमले की प्लानिंग में शामिल हैं। तीसरा टारगेट है यूक्रेन के थल सेना अध्यक्ष जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की। ये युद्ध की सभी नीतियों के निर्माता हैं। सिरिस्की को यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमले की जिम्मेदारी दी गई है। चौथा टारगेट है यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव ओलेस्की दानिलोव। दानिलोव को मॉस्को हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है और हमलों में रूस को नुकसान कम होने की वजह ज़ेलेंस्की ने उन्हें पद से हटाया है। रूस मानता है कि दानिलोव ने ही आईएसआईएस खुरासान के साथ हमलों की प्लानिंग की है। पांचवा टारगेट है यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए सचिव ओलेक्जेंडर लित्विनेंको। लित्विनेंको टॉप लीडरशिप में आने से टारगेट पर हैं। इसके साथ साथ रूस यूक्रेन पर कम तीव्रता वाला परमाणु हमला कर सकता है। कीव में डर्टी बॉम्ब विस्फोट किया जा सकता है। यह विस्फोट विद्रोहियों के जरिए कराया जा सकता है या फिर आतंकी संगठनों के जरिए डर्टी बॉम्ब हमला भी कराया जा सकता है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में भी विस्फोट कराया जा सकता है। रूस का तीसरे स्तर का प्लान है फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर। रूसी सेना बाल्टिक देशों पर हमला कर सकती है या फिर यूक्रेन से सटे मोल्डोवा पर हमला किया जा सकता है। पोलैंड पर भी रूस की मिसाइलें बरस सकती हैं। आशंका यह भी है कि ब्रिटेन पर भी रूसी सेना हमले कर सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन से बदला लेने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि परमाणु युद्ध अब तय हो चुका है। मेमोरी यानी मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि 5वें कार्यकाल में पुतिन नेटो की चुनौती का अंत चाहते हैं। पुतिन को वैश्विक परमाणु युद्ध का कोई डर नहीं है। युद्ध अब यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला है। मॉस्को हमले ने रूस को युद्ध विस्तार का आधार दे दिया है। राष्ट्रपति पुतिन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने इस बात का संकेत दे दिया है कि रूस के टारगेट पर यूक्रेन, ब्रिटेन और अमेरिका है। मेमोरी की रिपोर्ट है कि पुतिन बहुत जल्द एक बड़ा परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। अप्रैल 2023 में रूस ने न्यूक्लियर इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया था। रूस बहुत जल्द बड़ा परमाणु परीक्षण कर सकता है। इस बार शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक हथियारों से परमाणु परीक्षण किया जा सकता है। यह यूरोप के किसी देश पर परमाणु हमले का अभ्यास हो सकता है।
परमाणु प्रस्तावना के साथ साथ पुतिन यूक्रेन की सेना घटाने का फैसला भी ले सकते हैं। रूस के कब्जे में यूक्रेन के 4000 युद्ध बंदी हैं। माना जा रहा है कि मॉस्को हमले के बाद पुतिन इन सबको मृत्यु दंड का आदेश जारी कर सकते हैं। मॉस्को हमले के बाद रूस को अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति के साथ साथ दुश्मन पर बड़े हमले का आधार मिला है और पुतिन आपदा में आए इस अवसर को चूकना नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, सूमी और खार्किव में रूस ने बड़ा हमला किया। रूस का ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमला, यूक्रेनी सेना के कई पोजीशन तबाह हुए हैं। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए। रूस के विध्वंसक हमले का वीडियो आया सामने। मॉस्को में आतंकी हमले के बाद से क्रेमलिन ने रणनीति बदली है। अब रूस के टारगेट पर यूक्रेन के अलावा दूसरे नेटो देश भी आ गए हैं। पुतिन ने ऐलान किया है, अगर यूक्रेन को सैन्य मदद बंद नहीं की तो जेलेंस्की के मददगार देशों को भारी कीमत चुकानी होगी। और यह सिर्फ कोरा ऐलान नहीं है। रूस ने बेलारूस बॉर्डर पर सैनिक बढ़ा दिए हैं। पोलैंड से लेकर बाल्टिक देशों की सरहद तक रूसी सैनिक एटमी वेपन के साथ मौजूद हैं। यानी नेटो पर हमले की पूरी तैयारी है। बस पुतिन के फरमान का इंतजार है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूरोप एटमी युद्ध में घिरने जा रहा है? क्या परमाणु युद्ध का दरवाजा बेलारूस से खुलने वाला है? मॉस्को का बदला, इसलिए पुतिन ने ठाना है अब हमला नेटो देशों पर भी होगा। क्योंकि क्रेमलिन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मॉस्को हमले में नेटो का भी इनपुट हो सकता है। यानी अब युद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है। इसकी तैयारी देख लीजिए। खुद पुतिन के दोस्त बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच गए। लुकाशेंको ने आर्मी कमांडर से बात की, हालात के बारे में जाना। रूस ने पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर एटमी हथियारों की तैनाती की हुई है। इसके अलावा सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है और उन्हें वॉर रेडी मोड में यूक्रेन और पोलैंड और 2 बाल्टिक देश लिथुआनिया और लातविया की सीमा पर भेज दिया है। इन दोनों देशों की सीमा बेलारूस से मिलती है। इसके अलावा लुकाशेंको खुद सुवाल्की कॉरिडोर के पास पहुंचे और बाल्टिक पोलैंड पर हमले की धमकी दी। लुकाशेंको लिथुआनिया बेलारूस बॉर्डर के आखिरी पॉइंट तक गए, जो ओशमेनिया कहलाता है। यहां से सुवाल्की कॉरिडोर सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। दरअसल रूस और बेलारूस साथ मिलकर सरहद के पास युद्धाभ्यास करने वाले हैं, जो सीधे तौर पर नेटो की डिफेंडर ड्रिल का जवाब है। नेटो और रूस में युद्ध का अंदेशा काफी वक्त से जताया जा रहा है, लेकिन पहली बार नेटो और रूस दोनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर किसी भी तरफ से हमला हुआ तो पूरा यूरोप सुलगने लगेगा। दरअसल इसके पीछे कई वजह हैं। रूस का मानना है कि मॉस्को हमले में यूक्रेन का सीधा हाथ है, जिसकी मदद नेटो ने की।
दूसरी तरफ रूस ने सबूत जुटाए हैं कि यूक्रेन में नेटो सैनिक पहुंच गए हैं जो रूस से युद्ध लड़ रहे हैं। फ्रांस लगातार सैनिक भेज रहा है, अब और ज्यादा सैनिक भेजने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह यूक्रेन को लगातार हाईटेक हथियारों का मिलना भी है। कुछ दिन पहले पोलैंड के ब्रिगेडियर जनरल एडम मार्जेक की रहस्यमयी मौत हुई थी, जबकि पोलैंड का कहना है कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। जबकि रूस को शक है कि ब्रिगेडियर जनरल एडम मार्जेक यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध की कमान संभाल रहे थे, वो रूस के चासब्यार के हमले में मारे गए। इतना ही नहीं, रूस के पास इसकी भी जानकारी है कि यूक्रेन में नेटो के कमांड सेंटर कहां पर हैं और कितने नेटो सैनिक कहां-कहां तैनात हैं। अब सवाल उठ रहा है, रूस के पास इतनी जानकारी कहां से आई? दरअसल कुछ दिन पहले ईयू के कुछ खुफिया दस्तावेज गायब हो गए। वो फाइल कहां है, इस बारे में यूरोपीय यूनियन के पास कोई जवाब नहीं है। हो सकता है उन फाइल्स में यूक्रेन में नेटो सैनिक और यूक्रेन को पहुंचाई जा रही सैन्य मदद की डिटेल हो। तभी रूस इतने विश्वास के साथ सीधे नेटो पर आरोप लगा रहा है और नेटो के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी भी कर चुका है। ऐसे में अंदेशा है कि नेटो आर्टिकल 5 लागू कर सकता है। नेटो के आर्टिकल 5 में यह प्रावधान है कि अगर कोई देश युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में जा पहुंचता है जहां उस पर हमले का खतरा हो, तो तमाम नेटो देश एक साथ मिलकर विरोधी देश पर हमला कर सकते हैं। यानी नेटो के टारगेट पर रूस आ सकता है, क्योंकि अभी बाल्टिक, नॉर्डिक के अलावा कई नेटो देश ऐसे हैं जो रूस से घबराए हुए हैं। बेलारूस में रूस के न्यूक्लियर हथियार, जिनके टारगेट पर कौन कौन से देश हैं वो समझिए। पहला टारगेट यूक्रेन, जिसका बॉर्डर बेलारूस से लगता है, वहां रूस के सैनिक मौजूद हैं। दूसरा टारगेट पोलैंड है, जिसके बॉर्डर पर रूस ने न्यूक्लियर बेस बना दिया है। इसके बाद अगला टारगेट बाल्टिक देश हैं, जिसमें एस्टोनिया, उसके बाद लिथुआनिया और फिर लातविया है। छठा टारगेट मोल्डोवा है, जहां रूस बेलारूस से सीधा हमला कर सकता है। इसके अलावा मोल्डोवा को एनर्जी इक्विपमेंट देने वाला रोमानिया भी टारगेट पर है। आगे फिनलैंड, उसके बाद स्वीडन निशाने पर है। इसके अलावा सुवाल्की कॉरिडोर को लेकर रूस पोलैंड में युद्ध भी छिड़ सकता है। पुतिन के ब्लूप्रिंट में सुवाल्की गैप पर कब्जा करना भी शामिल है, जिससे रूसी एटमी बेस कैलिनिनग्राद बेलारूस सीधा जुड़ जाए। अभी सुवाल्की कॉरिडोर पर पोलैंड का कब्जा है, जहां पोलैंड की सहमति से नेटो सैनिकों की तैनाती भी है। कैलिनिनग्राद से बेलारूस तक दूरी 65 किलोमीटर है। सुवाल्की को लेकर पोलैंड रूस में युद्ध का अंदेशा है, इसीलिए बेलारूस बॉर्डर पर स्पेशल फोर्स तैनात की गई है। एक तरफ बेलारूस में बॉर्डर पर रूस ने सैनिक बढ़ा दिए, दूसरी तरफ ब्लैक सी में क्रीमिया की मजबूत किलेबंदी कर दी है। इसके अलावा बाल्टिक में रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर दी है। जिससे यूरोप के हर उस देश को काउंटर किया जा सके जो यूक्रेन की मदद कर रहा है। इसलिए रूस ने दक्षिण यूरोपीय देशों के पास भी हथियारों की तैनाती की है। स्पेनिश डिफेंस स्टाफ के मुताबिक स्पेन के पास भूमध्य सागर में 2 लैंडिंग क्राफ्ट और 1 सबमरीन तैनात कर दी है, जहां से वो स्पेन, फ्रांस और दूसरे दक्षिण देशों पर हमला कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस ने ऐसा करके फ्रांस को काबू में रहने की धमकी दी है, क्योंकि फ्रांस लगातार यूक्रेन में सेना भेजने की बात कह रहा है। अब नया ब्लूप्रिंट बनाया है। जिसके तहत फ्रांस यूक्रेन में मिलिट्री फैक्ट्री बनाएगा, जहां सैनिक की भर्ती इंजीनियर्स के रूप में की जाएगी। इसके अलावा फ्रांस नए सिरे से यूक्रेन आर्म फोर्स बनाएगा, जिससे खुद कमांड करेगा। साथ ही फ्रांस ओडेसा और दूसरे इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम लगाएगा,
जिन पर हमला सीधे नेटो पर हमला माना जाएगा। चौथे चरण में फ्रांस अपने सैनिक डायरेक्टली भेजेगा जो रूस से युद्ध लड़ेंगे, जबकि पांचवें चरण में फ्रांस रूस पर हमला बोलेगा, जहां से तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक हो सकती है। वैसे भी नेटो की तरफ से कहा गया है अगर युद्ध होता है तो इसे लंबा खींचना होगा, क्योंकि ब्रिटेन सिर्फ 2 महीने तक की जंग के लिए तैयार है। यानी नेटो और उसके सहयोगियों को भी रूस की तैयारियों से घबराहट हो रही है, जबकि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने साफ कह दिया है कि वो दिन आ चुका है जब नेटो के हथियार और उसके सैनिकों के दम पर रूस से युद्ध लड़ा जाए, और कई मायनों में ऐसा हो भी रहा है। दरअसल कुलेबा के बयान से रूस को मौका मिल गया है कि वो यूक्रेन को खाक में मिला दे, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि जिस दिन नेटो सैनिक यूक्रेन पहुंचे वो यूक्रेन का आखिरी दिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर कुसर्क से। कुसर्क में रूसी सेना का आर्टिलरी अटैक, यूक्रेनी सेना की पोजीशन पर दागे गए गोले। यूक्रेनी सेना के 3 ठिकाने तबाह हुए हैं। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन का वो हाल कर दिया है कि ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो अपनी पराजय को कैसे टालें। क्रीमिया में यूक्रेन ने हमला किया, रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके बाद वही हुआ जिसकी आशंका थी, पुतिन के प्रतिशोध की सीरीज शुरू हो गई। 24 मार्च से ही रूसी सेना यूक्रेन में जबरदस्त हमले कर रही है। 24 घंटे में रूसी फौज ने यूक्रेन में जिस तरह से वज्रपात किया, उससे पुतिन के खतरनाक मंसूबों की जानकारी सामने आ गई। यूक्रेनी शहरों में इस वक्त 2 ही मंजर नजर आ रहे हैं, एक जलते शहर, दूसरे अंधेरे में डूबे शहर। क्रीमिया में यूक्रेन ने हमला किया और इसी के बाद रूसी सेना जिस तरह से प्रतिशोध ले रही है, उससे यूक्रेन न सिर्फ जल रहा है बल्कि अंधेरे में डूबता चला जा रहा है। यूक्रेन ने पहले क्रीमिया और फिर ब्लैक सी में हमला किया। इससे भड़की पुतिन सेना ने यूक्रेन को खत्म करने वाला अभियान लॉन्च कर दिया है। खार्किव, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन, सूमी और ओडेसा में रूसी सेना हाइपरसोनिक मिसाइलों से विध्वंसक हमले कर रही है। रूसी फौज के टारगेट पर यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूसी हमले में यूक्रेन के पावर स्टेशन, पावर ग्रिड, गैस स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट भस्म होते जा रहे हैं। रूसी सेना एक तरफ यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह कर रही है, तो दूसरी तरफ ब्लैक सी में हमलों का बदला लेने के लिए यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमले कर रही है। ओडेसा यूक्रेन का इकलौता पोर्ट शहर है। रूसी सेना यहां सबसे ज्यादा हमले कर रही है। रूसी सेना ने हवाई हमला किया तो यूक्रेनी इंटेलिजेंस SBU का दफ्तर तबाह हो गया। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने विध्वंसक हमला किया। हमले में यूक्रेन के 425 सैनिक, 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन और 1 रडार स्टेशन खत्म हो गया। ओडेसा में रूसी सेना ने भीषण हमले किए। अटैक में कई सरकारी इमारतें तहस नहस हो गईं। खेरसोन में रूसी सेना ने ओरागन रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक प्रहार कर यूक्रेनी पोजीशन को तबाह कर दिया। क्रीवी री में रूस ने ज़िरकॉन मिसाइलों से धावा बोला। रूसी आक्रमण में यूक्रेनी हथियारों की 12 यूनिट जल गई।
ज़ेपोरिजिया में भी रूस ने ज़िरकॉन मिसाइल से तबाही मचाई। हमले में यूक्रेन के 3 सैन्य वाहन मलबा बन गए। रूसी हमले में यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को काफी नुकसान पहुंच रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना अब तक यूक्रेन के आधे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर चुकी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पिछले 7 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों पर बहुत ही विध्वंसक हमला किया। एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन में 220 मिसाइलें दागी। इनमें क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। यूक्रेन पर 190 से ज्यादा ड्रोन भी दागे गए। इतना ही नहीं, 900 बॉम्ब से भीषण बमबारी की गई। ज्यादातर हमले यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए। इसके बाद यूक्रेन में क्या हुआ, अब इसे समझिए। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के 50% एनर्जी ठिकाने खत्म हो चुके हैं। लेकिन रूस का लक्ष्य कुछ और है। पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन में 100% ब्लैकआउट चाहती है, इसीलिए जबरदस्त हमले हो रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन के तमाम इलाकों में ब्लैकआउट है। यूक्रेन के 22 लाख लोग बिना बिजली के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। खार्किव में 7 लाख लोग अंधेरे में हैं। ज़ेपोरिजिया में 4.5 लाख लोगों के पास बिजली नहीं है। सूमी में 4 लाख लोग ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं। ओडेसा में 3 लाख लोग बिना बिजली के जीने को मजबूर हैं। पोल्टावा में अंधेरे में रहने वाले लोगों की संख्या 2 लाख के करीब है। तो विनीत्सिया में भी 2 लाख के करीब लोग बिना बिजली के परेशान हैं। रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे यूक्रेन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो रूस की 5 मिसाइलों में से एक मिसाइल को ही इंटरसेप्ट कर पा रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कोलेबा ने कहा है कि यूक्रेन को पैट्रियट की सख्त जरूरत है। अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम नहीं मिला तो यूक्रेन खत्म हो जाएगा। यूक्रेन की ये डिमांड पूरी होगी या नहीं, ये फिलहाल अमेरिका ही बता सकता है। यूक्रेन जंग में बने रहने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये कोशिश बहुत दिनों तक कामयाब नहीं हो सकेगी। यूक्रेन ने सेवास्तोपोल में जो हमला किया था उसमें 100 से ज्यादा नेवी अफसरों के घर भी तबाह हो गए हैं। लुहांस्क में यूक्रेन ने रूस के BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को जला दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने वैम्पायर ड्रोन से हमला किया। रूस का दावा है कि उसने 18 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। युद्ध के मैदान में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के पुख्त एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने Mi-24 हेलीकॉप्टर से अनगाइडेड मिसाइलों की बरसात की। रूसी सेना के 3 ठिकाने समाप्त हो गए। इस बीच यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्रो प्लेतेंचुक ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि काला सागर में यूक्रेन रूस के 1/3 युद्धपोत को डुबा चुका है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेनी इंटेलिजेंस ब्लैक सी फ्लीट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। लेकिन एक बात तय है कि अगर यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया तो उसका अंजाम बहुत ही भयावह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में रूस ने विध्वंसक हवाई हमला किया। रूस ने Su-25 से मिसाइलों की बरसात की है। यूक्रेन के हथियार और सैनिक खत्म हुए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है।
बीते 72 घंटों से हूती के बारूदी गदर ने यरूशलेम से वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। जानते हैं क्यों? दरअसल बीते 72 घंटों के भीतर हूती ने मिसाइल हमलों में न सिर्फ 6 जहाजों को जलमग्न किया, बल्कि इसके साथ साथ दक्षिणी इजराइल के इलाकों को भी तबाह किया। यानी अदन की खाड़ी से लेकर इजराइल तक वाया रेड सी करीब 1251 किलोमीटर के इलाके में हूती ने ताबड़तोड़ बारूदी वर्षा की है। और अब तो आशंका ये जताई जा रही है कि हूती की जंगी सनक से हिंद महासागर भी दहलने वाला है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। अदन की खाड़ी से इजराइल तक वाया लाल सागर। करीब 1251 किलोमीटर तक के इलाके में हूती के मिसाइल ट्रेलर और ड्रोन स्ट्राइक ने खलबली मचा दी। यरूशलेम से वॉशिंगटन, लंदन तक दहशत फैला दी। यकीन मानिए, एक साथ कई सारे फ्रंट पर हूती के बारूदी जलजले से कोहराम मच गया। क्योंकि बीते 72 घंटों में हूती ने 6 जहाजों पर मिसाइलें दागी। बीते 24 घंटों में यूएस यूके के 4 शिप तहस नहस किए। वहीं इजरायली इलाके को भी मिसाइलों से तबाह किया। विध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइल और विस्फोटक ड्रोन के जरिए हूती लड़ाकों ने अदन की खाड़ी, लाल सागर और दक्षिणी इजराइल के अल रशराश क्षेत्र को बारूद से पाट दिया। एक दर्जन से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हूती ने 3 अलग अलग फ्रंट पर दागे। अब आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटों में हूती ने किन जहाजों को टारगेट किया, किन्हें मिसाइल हमले में तहस नहस किया। मसलन अदन की खाड़ी में तैनात अमेरिका के मर्स्क साराटोगा शिप पर हूती ने मिसाइलें दागी। वहीं लाल सागर में तैनात यूएस शिप एपीएल डेट्रॉयट पर भी हूती ने मिसाइल से हमला किया। इसके अलावा रेड सी में ब्रिटेन के हुआंगपू शिप पर भी हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया। इतना ही नहीं, जापान में बने लेडी प्रिटी लेडी वेसल्स को भी हूती ने मिसाइलों से दहलाया। चंद रोज पहले हूती ने लाल सागर में अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर्स पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक किया। इस हमले में अमेरिका के दोनों डिस्ट्रॉयर्स ध्वस्त हो गए। और अब बीते 24 घंटों में 4 और शिप को टारगेट कर हूती ने अपने बारूदी तेवर जग जाहिर कर दिए। हूती ने दावा किया कि इजराइल की तरफ जाने वाले इन जहाजों को हूती ने मिसाइल हमले में तहस नहस कर दिया। हालांकि यूएस शिप मर्स्क की तरफ से बयान दिया गया है कि हूती ने उसके शिप पर किसी भी तरह का हमला नहीं किया।
लेकिन अदन की खाड़ी से लाल सागर तक तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अदन की खाड़ी से रेड सी तक आग की लपटों में जलते शिप दिखाई दिए। इसके अलावा हमले के बाद जहाज में मौजूद क्रू मेंबर्स को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तक किया जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हूती के मिसाइल हमले में ब्रिटेन के हुआंग पो शिप को भारी नुकसान हुआ। एक तरफ हूती ने मिसाइल और ड्रोन से जहाजों का दहन किया, तो वहीं दूसरी तरफ लाल सागर से सटे दक्षिण इजराइल के इलाकों में भी मिसाइलें बरसाई। अल रशराश दक्षिण इजराइल का यही वो इलाका है जिसे हूती ने मिसाइलों से दहलाया। इजराइल के इलाट शहर में आने वाले इस इलाके में अब तक हूती 3 बड़े हमलों को अंजाम दे चुका था। मगर यह चौथा हमला था जो पहले से ज्यादा विध्वंसक और भयावह था। हैरानी इस बात की है कि हूती के मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए तबाही मचाई। दरअसल यमन के सना से दक्षिण इजराइल के इलाट शहर की दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। ऐसे में हूती की मिसाइलों ने 1600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इलाट शहर के अल रशराश इलाके में भीषण तबाही मचाई। अब तक तो हूती अदन की खाड़ी और लाल सागर में ही जलजला ला रहा था, मगर वक्त बीतने के साथ साथ हूती की जंगी सनक का विस्तार होता जा रहा है। इस बीच दावा यह किया जा रहा है कि जल्द ही हिंद महासागर में हूती सोमालिया के समुद्री लुटेरों से हाथ मिलाने वाला है। सुपर पावर अमेरिका इस वक्त पुतिन और किम की चाल से दहला हुआ है। बाइडेन इतना परेशान है कि वो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को मनाने के लिए अपना दूत भेजने वाले हैं। अमेरिका को ये सब करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि पुतिन के कहने पर किम जोंग परमाणु विस्फोट करने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के परमाणु साइट की जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, वो पुतिन और किम के प्लान की जानकारी सामने रखती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जो कुछ कर रहे हैं, उससे सुपर पावर की टेंशन बढ़ गई है। पुतिन और किम का गठबंधन अमेरिका पर एटमी प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। प्योंगयांग से लेकर मॉस्को तक हलचल तेज है। पुतिन के आदेश पर किम जोंग अमेरिका पर परमाणु प्रहार कर सकते हैं। इस बात की संभावना उस वक्त बढ़ गई जब रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए उत्तर कोरिया को तेल सप्लाई करना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन पुतिन को इसकी परवाह नहीं। वो उत्तर कोरिया को तेल सप्लाई कर रहे हैं। इसके बदले उत्तर कोरिया रूस को हथियारों का जखीरा दे रहा है। रूस के कार्गो प्लेन लगातार रूस से उत्तर कोरिया और उत्तर कोरिया से रूस तक उड़ान भर रहे हैं। ये प्लेन हथियारों की खेप लेकर आ रहे हैं। इसमें उत्तर कोरिया की घातक मिसाइलें भी शामिल हैं।
इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर एटमी प्रहार करने की तैयारी भी तेज कर दी है। इस बात का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। ये प्योंगयांग के कांगसेन परमाणु क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। यहाँ इस वक्त हलचल तेज है। उत्तर कोरिया ने यहाँ एक नया प्लांट तैयार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। इसकी मदद से उत्तर कोरिया यहाँ घातक एटम बम तैयार कर रहा है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन और शी जिनपिंग के कहने पर किम जोंग एटमी धमाका करने जा रहा है? क्या किम के टारगेट पर सबसे ताकतवर देश अमेरिका है? ब्रिटिश सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्ट्रॉसन ने कहा है कि पुतिन से ज्यादा एटमी खतरा पाकिस्तान और उत्तर कोरिया से है। दुनिया को इन दोनों देशों से सावधान रहना होगा। तो सवाल यही है कि क्या एटमी विनाश की फाइल किम जोंग खोलने जा रहा है? या अमेरिकी चुनाव को देखते हुए पुतिन और जिनपिंग किम को उकसा रहे हैं? क्या अमेरिका उत्तर कोरिया की तरफ से बढ़ रहे खतरों से निपट पाएगा? यही सवाल है। पुतिन और जिनपिंग के कहने पर किम जोंग जो कुछ कर रहा है उससे अमेरिका बहुत परेशान है। लिहाजा अब अमेरिका किम जोंग को मनाने की कवायद कर रहा है। अमेरिका के कहने पर जापान के पीएम किशिदा किम जोंग से मिलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने किम जोंग से वक्त मांगा है। इस बात का ऐलान किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने किया है। उन्होंने कहा कि जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फोमियो ने कहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं। किम जोंग किशिदा से मिलेंगे या नहीं, अभी ये साफ नहीं हो सका है। अब देखना यही है कि किम को मनाने की अमेरिका और जापानी कोशिश कामयाब होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब तक दुनिया 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को सबसे बड़ा जंगबाज मानती थी। दावा किया जाता था कि 5th जनरेशन फाइटर जेट किसी भी वक्त जंग का रुख मोड़ सकते हैं। एयरफील्ड से वॉर फील्ड तक दुश्मनों को तहस नहस कर सकते हैं। मगर इसी बीच अमेरिका ने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट की ताकत और फाइटिंग स्किल से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। आखिर कितना घातक है बाइडन का सुपर फाइटर, वो आप भी देखिए। महाशक्ति अमेरिका का ये वो जंगबाज है जिसकी दस्तक बैटलफील्ड में कोहराम मचा देंगी। इसकी रफ्तार, हाइपरसोनिक हथियारों से प्रहार, दुश्मन खेमे में खलबली मचा देगा। क्योंकि अमेरिका का यह हवाई योद्धा 6ठी पीढ़ी का एडवांस और हाईटेक फाइटर जेट है, जिसे FXPCA प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है। नाम है NGAD, यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन इस जॉइंट किलर को तैयार कर रही है। यूएस एयरफोर्स के 6th जनरेशन फाइटर का एयरफील्ड में टेस्ट भी पूरा हो चुका है और जल्द ही ये लड़ाका अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर F-22 रैप्टर को भी रिप्लेस कर सकता है, जिससे अब तक दुनिया का सबसे खूंखार लड़ाकू विमान माना जाता है। लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि 6th जनरेशन NGAD अटैक और डिफेंस के मामले में F-22 रैप्टर से कई गुना ताकतवर और दमदार है। जानते हैं क्यों? दरअसल अमेरिका की तरफ से 6th जनरेशन फाइटर जेट की ताकत और फाइटिंग स्किल को लेकर जो इनपुट सामने आया है, उसके मुताबिक इसकी खासियत 6ठी पीढ़ी का NGAD स्टेल्थ फाइटर जेट किसी भी रडार को चकमा दे सकता है।
ताकत। नेक्स्ट जेन जेट की सबसे बड़ी ताकत सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरना है। मारक क्षमता, यूएस एयरफोर्स के इस फाइटर की मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक होगी। हथियार, छठी पीढ़ी के इस फाइटर जेट में लेजर वेपन और हाइपरसोनिक मिसाइलें लगी हैं। सुपर पावर के सुपर फाइटर में लगे डेडली वेपन ही इसे सबसे विध्वंसक योद्धा बनाएंगे। इतना ही नहीं, ये आसमानी शिकारी गाइडेड एटमी बम से भी लैस होगा, यानी यूएस एयरफोर्स का ये उड़न दस्ता आसमान में बारूदी जखीरा लेकर परवाज भरेगा। अगर बात रूस के सुखोई 57 और चीन के चेंगडू J-20 की करें तो ये दोनों 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस चीन के 5th जनरेशन फाइटर अमेरिका के F-22 रैप्टर से भी मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे में अमेरिका के छठी पीढ़ी वाले इस आसमानी योद्धा के सामने टिकना तो बहुत दूर की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त युद्ध के मैदान से आ रही बड़ी खबर, खेरसौन ड्रोन हमले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। खेरसौन में घायलों की संख्या 7 हो गई है। रूस ने खेरसौन पर किया ड्रोन हमले में एक यूक्रेनी महिला की मौत होने की जानकारी मिल रही है। 8 बजे के करीब रूस ने यह ड्रोन हमला किया था। मरने वालों की संख्या अब 7 तक पहुंच गई है। एक महिला के मारे जाने की खबर है। घायलों की संख्या, माफ कीजिएगा, 7 तक पहुंच गई है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अपने अजीबोगरीब फैसलों के चलते अचरज से देखे जाते हैं। किम जोंग उन ने एक बार फिर ऐसा ही फैसला लिया। किम के आदेश पर कोरियन सरकारी टीवी पर दिखाई जाने वाली एक फिल्म में सुपरस्टार की जीन्स ही ब्लर कर दी गई। किम ने ऐसा क्यों किया, वो भी जानिए। ये फिल्म जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कोई अश्लीलता नहीं है जिसे छिपाना पड़े, लेकिन फिल्म स्टार की नीली जीन्स को ब्लर कर दिया गया है। यही फिल्म उत्तर कोरिया के सेंट्रल टेलीविजन पर दिखाई गई और ठीक इसी तरह दिखाई गई, यानी वीडियो एडिट करके फिल्म स्टार की नीली जीन्स को धुंधला कर दिया गया ताकि कोरिया की जनता इसे देख ना पाए। किम ने ऐसा क्यों किया, ये जानिए। दरअसल उत्तर कोरिया में नीली जीन्स प्रतिबंधित है। 1990 में किम जोंग के पिता ने नीली जीन्स पर प्रतिबंध लगाया था। उत्तर कोरिया में नीली जीन्स को अमेरिकी साम्राज्यवाद का प्रतीक माना जाता है। 1990 से उत्तर कोरिया में जीन्स पहनने पर पाबंदी है। इसी नियम के तहत स्टार की जीन्स को ब्लर कर दिया गया। यह फैसला अजीब लग सकता है, लेकिन अमेरिका को सीधी चुनौती देने वाले किम के लिए यह दुश्मन की सॉफ्ट पावर अपने देश में फैलने से रोकने का तरीका है। 이제는 모양이 잡혔습니다. किम के सरकारी टीवी पर फिल्म में नजर आ रहे इस स्टार का पहला शो प्रसारित नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई शो आ चुके हैं। स्क्रीन पर नजर आ रहे स्टार का नाम एलन टिशमार्श है। एलन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हैं। ये बीबीसी के लिए बागवानी की फिल्में बनाते हैं। 2022 में टिशमार्श की फिल्मों का नॉर्थ कोरिया के सरकारी टीवी पर प्रसारण शुरू हुआ। एलन का शो नॉर्थ कोरिया में सुपर हिट हो गया और उत्तर कोरिया में वो सुपरस्टार बन गए। सुपरस्टार को लोग फॉलो करते हैं और किम पश्चिमी देशों के फैशन को अपने देश में फैलने नहीं देना चाहते हैं। इसी वजह से एलन की नीली जीन्स को स्क्रीन पर छिपा दिया गया। नॉर्थ कोरिया के सरकारी टीवी पर सिर्फ विदेशी फैशन ही दिखाना प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं। पश्चिमी मीडिया के समाचार, फिल्में टीवी पर नहीं दिखाई जा सकती हैं। चोरी से वीडियो वायरल करने वालों को मौत की सजा मिलती है। टीवी पर विज्ञापन नहीं दिखाए जाते हैं। टीवी पर सरकार की आलोचना करने वाले कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं। नॉर्थ कोरिया का मतलब किम वंश है और किम वंश के वर्तमान शासक किम जोंग की मर्जी के बिना नॉर्थ कोरिया में कोई सामाजिक सांस्कृतिक काम भी नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।